तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस समय बहुत व्यस्त हूँ मैं, तो वीडियो नहीं आ पा रहा है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए पिछले एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान याओ जुआनजी से मिलता है, जो हार्ट फायर से ग्रसित था। उसके बाद याओ जुआनजी इसको बताता है कि तुम्हारे मास्टर तियानचेन को मारने में गोंग सुनियो का हाथ था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुओ तियांगलिंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं कि युद्ध में फ्लेम्स ऑफ वॉर और धरती के डिस्ट्रक्शन के बीच एक अपरिहार्य क्लाइमेटिकल प्रचंड तूफान की तरह पूरे ग्रेट वर्ल्ड में फैल गया। अदम शक्ति के साथ इस आपदा ने हेवन एंड अर्थ को रौंद डाला। एक खतरनाक क्लिफ एज पर खड़े जुओ तियांगलिंग की आंखें तेज थी। हालांकि उसका चेहरा धूल और रक्त से ढका था, फिर भी उसके भावों में अडिग रिजॉल्व छिपा नहीं था। धिक्कार है। उस बीच कल्टीवेटर पर दांत पीसते हुए जुओ तियांगलिंग खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने टूटी हुई सिटी वॉल्स और खंडहर थे। पूर्व का वैभव धुएं की तरह विलीन हो चुका था। सारी प्रॉपर्टीज अब केवल इतिहास थी। यह सेंट्रल रीजन था जहां दशकों से गु विचेस का आतंक छाया हुआ था, मतलब 9 डिसेबल का। यहाँ तक कि एशियन डायनेस्टीज की भूमि भी उनके आक्रमण को रोक नहीं सकी। कुछ समय पहले यहाँ एक ऐतिहासिक सेंट लेवल वार हुआ था, जिसमें 3 ह्यूमन सुप्रीम सेंट शहीद हुए, जबकि एंशियन डायनेस्टी के केवल 9 डिसेबल के कुछ केवल पपेट सोल्जर ही मारे गए। 9 डिसेबल के पूर्ण उदय से पहले ग्रेट वर्ल्ड में एक ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था। विंड एंड क्लाउड ट्रेम्बल और सभी शक्तियां आने वाले 9 डिसेबल के लिए तैयारी करने लगी। जब बैटल डोमेन के 2 सुप्रीम सेंट आपस में टकराए, तो अनजाने में उन्होंने लोअर रिलेम की ओर एक स्पार्टिकल पैसेज खोल दिया। अनेकों फैक्शन ने असंख्य सोल उस मार्ग से भेजी ताकि 9 डिसेबल के दौरान नई मिलिट्री पावर प्राप्त की जा सके। यद्यपि इस वर्ल्ड चेन ने अनगिनत लोगों की कल्टीवेशन स्ट्रेस बढ़ाई, फिर भी विचक्राफ्ट मेथड के सामने संघर्ष कर रहे थे। फिर भी वे विचक्राफ्ट बीच बाहर जा पाया है, वो समझ लो 9 डिसेबल की बात हो रही है ना, थोड़ा इधर इधर उधर हो जा रहा है। कुछ दिन पहले हुआ वह भीषण युद्ध, जिसमें 3 सुप्रीम सेंट्स मारे गए, मानव जात के लिए असहनीय ट्रेजिडी थी। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जुओ तियांगलिंग उन पहले प्रतिभाओं में था जो सुप्रीम सेंट रीजन तक पहुंचा था। पिछले दशकों में उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ी। उसने अनगिनत डेमंस का वध किया और मानव जात के लिए एक बिकॉप ऑफ होप बन गया। उसका नाम ब्लू स्वार्ड असेंट किंग जुओ तियांगलिंग था। लंबे समय बाद उसने गहरी सांस ली। वर्तमान वर्ल्ड सिचुएशन वह साफ देख सकता था। 9 डिसेबल में से केवल 5 ही जागे थे। कौन जानता था कि शेष 4 जो अभी भी डोरमेंट स्टेट में थे, कब जाग उठेंगे। उस दिन यह नाजुक स्टेलमेट पूरी तरह टूट जाएगा। दशकों से मानव जाति और डेमन रेस के बीच यही संतुलन बना हुआ था। देर सवेर हम इन चीजों पर पूरी तरह छुटकारा पाएंगे। दांत पीसते हुए जुओ तियांगली की आकृति चट्टान से चुपचाप विलीन हो गई। स्टारफील्ड सिटी ऑफ कयोस, ब्रदर जियो, मेरे पास एक विचार है। जुओ तियांगलिंग ने अपने सामने खड़े उस शांत और उदासीन व्यक्ति को देखा। बताओ। उस व्यक्ति का बाहरी स्वभाव ठंडा था, लेकिन भीतर से वह अत्यंत रेशनल एंड कंपैशनेट था। मैं बाकी 4 डिसाइपल्स को मारने जा रहा हूँ। यह सुनते ही, क्या तुम पागल हो? जियो तियानकांग की आवाज ठंडी पड़ गई। वर्तमान स्टेलमेट मानव जात के लिए सबसे उत्तम है। लोअर रिलम के जीनियस लगातार उभर रहे हैं। 100 वर्षों से कम समय में ह्यूमन रेस निश्चित रूप से डेमंस को कुचल देगी।
यह डेमन तो समझ लो, नाइट डिसेबल को मैं कह रहा हूँ ना, तो इतना समझ लेना। यह तुमने जल्दबाजी की और नाइट डिसेबल को आमंत्रित कर लिया तो मानव जाति के लिए विनाशकारी होगा। झो तियांगलिंग हंसा, पर उसकी हंसी कड़वी थी। तुम जियो क्लैन के हेड हो, क्या तुमने आम लोगों की दुर्दशा देखी है? सेंट्रल रीजन, फॉरेस्ट डोमेन, स्प्लिट डोमेन, क्या तुम वहां गए हो? यह स्टेलमेट तुम्हारी फैक्शन के लिए सुरक्षित है, लेकिन आम जनता के लिए यह एक लिविंग डिजास्टर है। जियो तियानकांग चुप हो गया। हमारा धैर्य आने वाली हजारों पीढ़ियों को शांति देगी, और तुम ब्लू ड्रैगन, ब्लू स्वॉर्ड सेंट किंग, ह्यूमन फेथ के स्तंभ हो। जियो तियांगलिंग सीधा खड़ा हो गया। मैं लापरवाह नहीं हूँ। इस बार मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए पीस लाऊंगा। यह मेरा सच्चा दाव है। नीली रोशनी चमकी और वह गायब हो गया। फ्लैश, पूरब से आई एक ब्लू स्वॉर्ड लाइट ने हेवन एंड अर्थ को चीर दिया। नीचे फैली ग्रैंड विच फॉर्मेशन के भीतर 4 विशाल ब्लैक एक्स प्रकट हुए। एक ही प्रहार में फॉर्मेशन टूट गया। अंडे फट गए। पूरा वर्ल्ड एक भयावह सिर्क से कांप उठा। काली ऊर्जा फैल गई, सभी रियल्म्स में दिखाई देने लगी। अचानक काली ऊर्जा से एक सफेद वस्त्रधारी पुरुष निकला। उसका सौंदर्य किसी भी पीयरलेस ब्यूटी से कम नहीं था। धन्यवाद हीरो, मैं डी कून हूँ। उसके पीछे 3 ब्लैक रोब्ड फिगर खड़े थे। नौ डिसेबल के पूर्ण जागरण के साथ विचक्राफ्ट एंड फॉर्मेशन ने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दी। हेवन एंड अर्थ उलटने के कगार पर थे। जियो तियानकांग ने मुस्कुराकर कहा, सभी पीढ़ियों के लिए शांति, यही हमारा मिशन है। अंततः 1 सदी के बाद डिसिपल को सेक्लूजन में भेज दिया गया। ह्यूमन रेज विजयी हुई। एक बूढ़ा व्यक्ति फटे वस्त्र में टूटी सिटी वॉल के नीचे बैठा था। बच्चों की हंसी देखकर उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। अस्थायी शांति की कीमत। उस दिन के बाद वह बूढ़ा फिर कभी नहीं दिखाई दिया। ई लाओ मतलब तियानचैन की मृत्यु का कारण जानने के बाद जियोयान उदासीन भाव से चुप रहा। अंधेरे में मेडिसिन एम्पर का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर बाद उनकी भारी आवाज गूंजी, यदि तुम ई तियानचैन का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें लापरवाह नहीं बरतनी चाहिए। गोंग सुन यू की क्षमताएं तुम्हारी कल्पना से कहीं परे हैं। अभी वहां जाना पत्थर से अंडा टकराने जैसा होगा और मृत्यु निश्चित है। जियोयान ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि बदला लेना अनिवार्य है, लेकिन जल्दबाजी आत्मघाती होगी। ये तियानचैन एक सुप्रीम सेंटर था, और उसकी वर्तमान शक्ति के साथ शायद फ्लेम लोटस भी उसे जरा सा नुकसान न पहुंचा पाए। मेडिसिन एम्परर ने उसे बर्नी टेक्निक पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जैसे जैसे एम्परर फ्लेम प्राप्त होती जाएगी, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी, लेकिन साथ ही अर्थ स्क्रिप्चर प्राप्त करना भी अनिवार्य था, वरना शरीर के भीतर सोर्स एनर्जी का संतुलन बिगड़ सकता था। यह सुनकर जियोयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ताओसी के बारे में पूछते हुए उसने सावधानी से अनुमान लगाया कि क्या वह पहले ही एम्परर फ्लेम को पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका था। उत्तर में मेडिसिन एम्परर ने बताया कि ताओसी साधारण व्यक्ति नहीं था। उसमें फ्लेम की प्रति जन्मजात संवेदनशीलता थी। वह स्वयं एक लिविंग फ्लेम कोर जैसा था, जिसे एम्परर फ्लेम पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं थी। जियोयान ने मेडिसिन एम्परर को साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा। वह जानता था कि एंशिएंट एम्परर ताओसी के सभी रहस्य उसी के पास थे, और वे दोनों ही ड्यूकी कॉन्टिनेंट से जुड़े थे। अगर मेडिसिन एम्परर को यहीं सेंट्रल हेवन डायनेस्टी के भरोसे छोड़ दिया गया और कुछ अनहोनी हो गई तो ताओसीस लेगेसी हमेशा के लिए खो सकती है। मेडिसिन एम्परर ने कड़वी मुस्कान के साथ बताया कि वह केवल इस ग्रैंड फॉर्मेशन की सहायता से ही कभी कभी होश में रह पाता है। बाहर जाते ही उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पूरी तरह टूट सकता है। जियोयान ने ध्यान से देखा। यह तो केवल एक स्पिरिट गैदरिंग एरे था, लेकिन असली रहस्य इसके भीतर मौजूद होली आर्टिफैक्ट ऑरा में छिपा था। यह सुनते ही जियोयान का चेहरा कठोर हो गया। उसने बिना देर किए अपने हाथों की मुहर बदली। अंधेरे में हेवनली लॉज प्रवाहित होने लगे, और
भर में एक छोटा सा स्प्लिट स्टोरेज चैम्बर बन गया। उसके केंद्र में मून डिवाइन ब्रश की पवित्र आभा का अंश सोर्स एनर्जी के साथ मिलकर प्रवाहित हुआ, जिससे पूरा एरे स्थिर हो गया। स्वर्गलोक में वापसी के बाद जियोयान का मून डिवाइन ब्रश से गहरा संपर्क बन चुका था। उसकी होली औरा के कारण वह हेवनली सावरेन रीलम में प्रवेश कर सका और हेवनली लाज को सहजता से ग्रहण कर पा रहा था। मेडिसिन एम्परर की विस्मय भरी हंसी गूंजी। हजारों वर्षों बाद याओ जुआनजी फिर से प्रकाश देखने वाला था। इसके बाद उसने जियोयान को चेतावनी दी कि बाहर निकलते ही सेंट्रल हेवन डायनेस्टी के लोग सतर्क हो जाएंगे। वे पुराने राक्षस साधना में लीन हैं और समानता हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक वे रेडिएंट हेवन सील की शक्ति का प्रयोग न करें। जियोयान की वर्तमान ताकत के सामने कोई नहीं टिक सक पाएगा। बस युद्ध को लंबा मत खींचना। अगले ही क्षण मेडिसिन एम्परर की आकृति धुंधली होकर एक ब्लैक फ्लेम में परिवर्तित हुई और स्पिरिट स्टोरेज चैम्बर में समा गई। उसके प्रवेश करते ही एरे से उत्पन्न भयानक रिबाउंड फोर्स ने जियोयान के शरीर को झकझोर दिया, मानो उसकी फाउंडेशन तक प्रहार हुआ हो। डर को दबाते हुए जियोयान ने एरे को स्थिर किया और दूर खड़े डिंग जियू और युवान रोक को संकेत देकर तुरंत हाल से बाहर निकल गया। इसी दौरान थर्ड प्रिंस को किंग लुओ पैलेस में हुई परिवर्तन का आभास हुआ। बिना किसी को चेतावनी दिए वह गायब हो गया और उसके पीछे सेवंथ प्रिंस भी निकल पड़ा। हाल से बाहर आते ही जियोयान ने डिंग जियू और इवान रोक को अलग अलग दिशाओं में निकलने का आदेश दिया। तीनों का साथ रहना इंपीरियल सिटी में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर सकता था। उनके जाते ही जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाई। दो अत्यंत भयावह अवराज उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। साधारण सैनिकों की ओरिजिन एनर्जी से कहीं अधिक घातक। कुछ ही पलों में थर्ड प्रिंस उसके सामने प्रकट हुआ। ठंडी निगाहों से जियोयान को देखते हुए उसने आगे बढ़ने का मार्ग रोक लिया, लेकिन जियोयान मुस्कुराया। जैसे जैसे उसकी सोल ऑरा फैलती गई, उसका आत्मविश्वास और गहरा होता चला गया। पूरे इंपीरियल सिटी में इन दोनों के अलावा कोई और इतना प्रबल उपस्थित नहीं रखता था। जैसा कि मेडिसिन एम्परर ने कहा था, आज उसके सुरक्षित बाहर निकलने की संभावना पहले से कहीं अधिक थी। क्या तुम इंपीरियल कैपिटन में युद्ध शुरू करना चाहते हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? यह देखकर कि जियोयान मजाक नहीं कर रहा था, थर्ड प्रिंस मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर हो गई। अगर मुझमें हिम्मत ना होती तो लिए जियान फैंग की मौत नहीं होती। जियोयान ने थर्ड प्रिंस को देखा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। जोंगटियान डायनेस्टी की राजधानी एक पूर्णतः फॉरबिडन जोन थी, जहां असंख्य शक्तिशाली विशेषज्ञ छिपे हुए थे। अगर यहाँ सच में युद्ध छिड़ता तो पूरा साम्राज्य हिल जाता, लेकिन ठीक इसी कारण कुछ फ्लेम लोटस फेंक कर अराजकता में निकल जाना कोई बुरी रणनीति नहीं थी। यह भी सच है। थर्ड प्रिंस ने भौवें उठाई, दूर खड़े सेवंथ प्रिंस पर एक नजर डाली और फिर जियोयान की ओर देखा। तुरंत वहां से निकल जाना सच में अप्रत्याशित था। क्यों ना कहीं और चलें? अगर तुम जीत गए तो सम्मान के साथ निकल सकते हो, अगर हारे तो भागने का रास्ता भी नहीं रहेगा। क्या थर्ड प्रिंस से बातचीत करना इतना आसान होता है? जियोयान ने भौवें उठाई और लापरवाही से कहा, सच कहें तो संसार में हो रहे मानव परिवर्तनों की तुलना में उनकी आपसी दुश्मनी तुच्छ थी। फिर भी जब दो लोग विरोधी ध्रुवों पर खड़े हों तो एक टकराव अपरिहार्य होता है। थर्ड प्रिंस के चेहरे की ठंडक गायब हो गई। उसकी वही शांत नियंत्रित मुस्कान लौट आई। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा? जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं राजधानी छोड़ दूं तो इंपीरियल फादर भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। थर्ड प्रिंस की शांति भयावह थी, मानो हर स्थिति उसकी पकड़ में हो। ब्रदर जियो, थर्ड प्रिंस ने धीमी स्वर में कहा, नी जुआन कांग की अवहेलना करके ली जियान फैंग को मारना तुम्हारे अहंकार का प्रमाण है, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें पर्याप्त दबा चुका हूं। अब अगर तुम भागे तो यह तुम्हारे दाव हर्ट में एक इनर डेमन बन जाएगा, और वैसे भी कुछ बातें हैं जो तुम्हें बेहद दिलचस्प लगेंगी। इतना कहकर थर्ड प्रिंस मुड़ा,
सेवंत अंकल मेरे साथ आइए। पीछे मुड़कर ना देखने का उसका रवैया यह साफ दिखा रहा था कि उसे पूरा विश्वास था जियोयान अवश्य आएगा। सेवंथ प्रिंस ने जियोयान को गहरी नजर से देखा लेकिन कुछ नहीं बोला और थर्ड प्रिंस के पीछे चल पड़ा। जियोयान कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उनके पीछे चल दिया। थर्ड प्रिंस की बात सही थी, इस तरह भाग जाना उसके स्वभाव के खिलाफ था। अगर झोंगकियान डायनेस्टी के सभी एंशिएंट मॉन्स्टर एक साथ उस पर टूट पड़ते तो वह बिना हिचक भाग जाता, लेकिन अभी यह एक जुआ था। थर्ड प्रिंस को मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। उसके शब्द साधारण लगते थे लेकिन उन्होंने जियोयान के भीतर के इनर डेमन को छू लिया था। एक अडिग विश्वास, अगर वह इस चुनौती से पीछे हटता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इंपीरियल सिटी के बाहर उगती हुई लिजियांग रिवर एक विशाल अजगर की तरह भूमि को चीरती हुई बह रही थी। उसी नदी ने झोंग टियांडू को अपार समृद्धि दी थी। जब जियोयान ने थर्ड प्रिंस को नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ झोंग टियांडू में रुकते देखा तो उसकी भौहें तन गई। कुछ समय पहले यहीं उसकी ली जियान फैंग से भयंकर लड़ाई हुई थी। बंजर भूमि के बीच बना विशाल गड्ढा अब भी मौजूद था। लगता है उस दिन तुमने ली जियान फैंग से यहीं युद्ध किया था। थर्ड प्रिंस ने मुस्कुराते हुए देखा। क्या थर्ड प्रिंस यहीं मुझसे लड़ना चाहते हैं? जियोयान ने शांत स्वर में कहा। झोंग टियांडू से बाहर निकलने के बाद उसे कोई डर नहीं था। जिंगसी जुए उसके पास था। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो वह तुरंत निकल जाता। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनते ही थर्ड प्रिंस जोर से हंसा। अचानक उसने हाथ जोड़ दिए। सेवंत अंकल कृपया कार्रवाई कीजिए और उसे मार डालिए। थर्ड प्रिंस इसका क्या अर्थ है? सेवंत प्रिंस का चेहरा बदल गया। आपने इंपीरियल सिटी में कुछ नहीं किया बल्कि उसे यहाँ लाए और अब सीधा मारने का आदेश। आप वर्तमान डायनेस्टी के प्रिंस हैं। थर्ड प्रिंस ने ठंडे स्वर में कहा। इंपीरियल सिटी में घुसपैठ करने वाले को मारना क्या गलत है? हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर सकते हैं। कुछ क्षण सोचकर सेवंत प्रिंस ने सिर हिलाया। एक ठंडी नजर जियोयान पर डालकर वह अचानक वाइड में विलीन हो गया। जियोयान सतर्क हो गया। सेवंत प्रिंस के विरुद्ध लापरवाही आत्मघाती थी। उसने अपनी सोल पावर पूरी तरह फैलाई। बूम! वाइड फट गया। एक विशाल हथेली प्रकट हुई जिसने अंतरिक्ष को तोड़ डाला। बनती हुई ओरिजिन एनर्जी एक भव्य हेवनली सील में बदल गई और जियोयान पर टूट पड़ी। दूर खड़ा थर्ड प्रिंस शांत था, न प्रसन्न न दुखी। उसका व्यवहार पूरी तरह अप्रत्याशित था। क्लैक! पूरा फोर सोल एम्परर लॉज सक्रिय हुए। 4 आत्मिक अवतार लगभग ठोस रूप में प्रकट हुए और हेवनली सील से टकरा गए। भयानक ऊर्जा से आकाश कांप उठा। सेवंत प्रिंस पीछे हटकर प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। जियोयान ने भौहें चढ़ाई। यह होली आर्टिफैक्ट ऑरा है। हाँ, थर्ड प्रिंस ने उत्तर दिया। यह रेडियंट हेवन स्क्रिप्चर है। रेडियंट हेवन स्क्रिप्चर। जियोयान ने गहरी सांस ली। यह संभवतः बर्नी टेक्निक के लिए आवश्यक 18 अर्थ स्क्रिप्चर में से एक था। सेवंथ अंकल पीछे मत हटना। थर्ड प्रिंस की आभा अचानक हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड जैसी तीखी हो गई। उसका दबाव किसी समय के लिजियन फैंग से कम नहीं था। अच्छा, सेवंथ प्रिंस ने 10 उंगलियां मुट्ठियों में भींज ली। उसके पीछे एक विशाल रेडियंट हेवन सील उभरी, काली और सुनहरी, प्राचीन और दमनकारी। सील प्रकट होते ही जियोयान ने घातक दबाव महसूस किया। बिना देर किए उसने इन यांग फ्यूजन के साथ 5 एम्परर फ्लेम्स को प्रज्वलित कर लिया। केवल इन यांग पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। बूम! अचानक थर्ड प्रिंस की आभा बदल गई। अगले ही पल उसने अपने ही बगल में खड़े सेवंथ प्रिंस पर हमला कर दिया। सेवंथ प्रिंस को संभलने का अवसर भी नहीं मिला। भयानक प्रहार के साथ उसकी आभा टूट गई और पूरा युद्ध क्षेत्र सन्न रह गया। अभी सिर्फ मुझे ही पता है कि वह कौन सा सीक्रेट है। सेवंथ प्रिंस के कान के पास झुककर थर्ड प्रिंस ने हल्की सी हंसी के साथ यह शब्द कहे, इतनी धीमी आवाज में कि केवल वही दोनों सुन सकते थे। उसी क्षण सेवंथ प्रिंस की आंखें क्रोध से फैल गई और उसकी ओरिजिन एनर्जी मानो जड़ हो गई। वह दहाड़ना चाहता था लेकिन उसका वॉइस चैनल जैसे पूरी तरह सील हो चुका था। अंततः उसने इस राजकुमार को कम आंका था जिस भूमि पर वह
डेमन लॉर्ड गिरा था, वहां छिपे रहस्य की रक्षा के लिए थर्ड प्रिंस ने बिना किसी झिझक के उसे उस पर वार कर दिया। उसके शांत लगभग उदासीन चेहरे को देखकर यह साफ प्रतीत हो रहा था कि यह सब कोई आकस्मिक निर्णय नहीं बल्कि पहले से रची गई कैलकुलेटेड स्कीम थी। आप सही कहते हैं, थर्ड प्रिंस ने ठंडे स्वर में कहा। जिस दिन यह सीक्रेट खुलेगा उस दिन पूरा ग्रेट वर्ल्ड कांप उठेगा, लेकिन उस दिन तक इसके बारे में केवल मुझे ही पता होना चाहिए। सेवन प्रिंस की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। थर्ड प्रिंस ने उपहास भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ उसके सीने से हटा लिया। वहां एक कटोरे के आकार का भयानक छेद दिखाई दिया, जिसने उसकी लाइफ फोर्स को तुरंत समाप्त कर दिया। दूर खड़ा जीवयान स्तब्ध रह गया, उसकी भौहें तन गई। वह अपनी आंखों के सामने घटे हर दृश्य को जैसे समझ ही नहीं पा रहा था। सेवंथ प्रिंस का शरीर अनिच्छा से नीचे गिरा, जबकि उसकी विशाल ओरिजिन एनर्जी ऊपर की ओर उमड़ती रही, लक्ष्य तक पहुंचे बिना लंबे समय तक वाइड स्पेस में मंडराती रही। ब्रदर जियो, थर्ड प्रिंस ने जियोयान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी स्ट्रेंथ असाधारण है। मुझमें वैसा कौशल नहीं है, लेकिन वैसा कौशल नहीं है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। उसके शब्दों में कोई पश्चाताप नहीं था, मानो उसने अपने सातवें चाचा को नहीं बल्कि किसी तुच्छ पाप को समाप्त किया हो। जियोयान के भीतर हल्की सी ठंडक दौड़ गई। यह आदमी आखिर चाहता क्या है? उसकी हर हरकत भयावह रूप से अप्रत्याशित थी। क्या उसने सेवंथ प्रिंस को मारकर दोष उसी पर डालने की योजना बनाई थी? थर्ड प्रिंस रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम इंपीरियल पैलेस में घुसे, मैं और मेरे सेवंथ अंकल तुम्हें पकड़ने आए, लेकिन हम असफल रहे और मेरे चाचा मर गए। मैं भाग निकला। क्या है नैरेटिव स्पष्ट नहीं है? यह कहानी किसी और को सुनाना। जियोयान ने व्यंग किया, मुझे मूर्ख मत समझो। फिर भी उसका ध्यान अनायास उस वाइड में तैरती भयानक आभा की ओर खिंच गया। सेवंथ प्रिंस ने अभी अभी हुंटियान स्क्रिप्चर की एक घातक चाल का प्रयोग किया था। उसकी गोल्डन हेवनली सील अब भी धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसकी औरा ने जियोयान के दाव हट को अनजाने में झकझोर दिया, मानो कोई शक्ति उसे बुला रही हो। जियोयान, थर्ड प्रिंस की आवाज अचानक बर्फ सी ठंडी हो गई। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वरना तुम्हारा भी वही अंत होगा। तो आपका मतलब है? जियोयान ने भौहें उठाई कि उसे बहुत ज्यादा पता था। थर्ड प्रिंस चुप रहा। कुछ क्षण बाद जियोयान ने दांत भींचते हुए पूछा, अभी कौन अधिक शक्तिशाली है, तुम या चू दायु? बेशक वही, थर्ड प्रिंस ने बिना झिझक उत्तर दिया। अब जब वह किंगो पैलेस से बाहर आ चुका था, तो मैं तुम्हें अनदेखा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मैंने बस तुम्हारा उपयोग किसी और को मारने के लिए किया था। मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब तुम रहो या जाओ, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जियोयान ने गहरी सांस ली। वह आपका सेवंथ अंकल था। उसकी मृत्यु निश्चित रूप से पूरे झोंटियान डायनेस्टी को हिला देगी। आप इतने सतर्क हैं, फिर भी आपने बिना झिझक यह किया। इसमें कोई और गहरा रहस्य छिपा है। आप बहुत समझदार हैं। थर्ड प्रिंस हल्का सा हंसा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें ना पड़े। अगले ही क्षण वह एक कदम में वर्ल्ड वाइड में विलीन हो गया। तेज हवा और तेज गरज उठी। बंजर भूमि फिर से सुनसान हो गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जियोयान अकेला खड़ा था। उसकी हथेली में एम्परर फ्लेम धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। वह उस दिशा को देख रहा था जहां थर्ड प्रिंस गायब हुआ था। कितना भयावह व्यक्ति अपने ही चाचा को बिना झिझक मार डाला। वास्तव में थर्ड प्रिंस उन सबसे खतरनाक योजनाकारों में से एक था जिनसे जियोयान कभी मिला था। उसकी वाइड में रेडिएंट हेवन सील अब पूरी तरह बिखरने ही वाला था कि अनंत ओरिजिन एनर्जी विलीन होने को थी। अचानक जियोयान के मन में एक कंपन सी उठी। एक पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट प्रकट हुआ। वह टुकड़ा एक प्राचीन हेवनली स्क्रिप्चर में बदल गया। उससे निकलती ऑरा ऐसी थी मानो कोई ट्रू सुप्रीम एग्जिस्टेंस स्वर्ग में उतरकर संसार को निहार रहा हो। उस पर्पल गोल्डन सुप्रीम ने बिखरती गोल्डन सीन को देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया। पांचों उंगलियां मानो आकाश को कैद करने वाला हेवन लुकिंग केज थी। क्लैंग गोल्डन सींग ने अंतिम प्रतिरोध किया, लेकिन यह प्रतिरोध समुद्र में एक बूंद के समान कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। रेडिएंट हेवन स्क्रिप्चर प्रकट हुआ।
3 स्वर्णिम अक्षर वाइड को प्रकाशित कर रहे थे। जैसे स्क्रिप्चर पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट में विलीन हुआ, वह पूरी तरह उससे एकाकार हो गया। स्क्रिप्चर को ग्रहण करने के बाद पर्पल गोल्डन सुप्रीम कांपा और विलीन हो गया। अंतिम क्षण में उसकी एक ठंडी नजर जियोयान पर पड़ी। बस उसी एक दृश्य से जियोयान की ओरिजिन एनर्जी उफन पड़ी। रक्त उबाल मारने लगा और उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। जब सब शांत हुआ, पर्पल गोल्डन फ्रेगमेंट जियोयान की चेतना में लौट चुका था। होंगटियान स्क्रिप्चर प्राप्त करने के बाद उसे एक अजीब सी पूर्णता का एहसास हो रहा था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह संतुष्टि कहाँ से आ रही है। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जैसे हेवनली रिकॉर्ड्स और अर्थ स्क्रिप्चर पूर्ण होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बर्नी टेक्निक ने भी अपनी स्वतंत्र स्पिरिचुअल विल विकसित कर ली है। रेडिएंट हेवन स्क्रिप्चर का अप्रत्याशित रूप से मिलना उसकी कल्पना से परे था। अब उसके सामने अगला मार्ग स्पष्ट हो रहा था, अर्थ स्क्रिप्चर और फिर पूर्णता। सेवन प्रिंस की स्टोरेज रिंग उसने शांति से ले ली और 10 स्ट्रेटजी फॉर्मेशन उसके हाथ में थी। अगला कदम बारबेरिक रीजन की ओर था। जियोयान को झोंगटियान डायनेस्टी में आए अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन इस अल्प समय में ही उसने जो प्रगति की थी वह असाधारण थी। 10 स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन को प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उससे भी बढ़कर मेडिसिन एम्परर याओ जीवानजी का बच जाना एक ऐसा अप्रत्याशित लाभ था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। भले ही वह अब केवल एक टूटे फूटे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के रूप में अस्तित्व में था, फिर भी उसे बचाने का मार्ग मौजूद था। इस अनुभव ने जियोयान के मन में बर्नी टेक्निक की संभावनाओं को लेकर विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। साथ ही एम्परर फ्लेम को प्राप्त करने की उसकी लालसा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। अब तक वह जान चुका था कि एम्परर यान के स्टार डोमेन में 2 गुप्त ठिकाने हैं और गोंगसुनियों का भी एक सुरक्षित आश्रय है। यद्यपि जियोयान के हृदय में गोंगसुनियों के प्रति किलिंग इंटेंट था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह दोनों के बीच मौजूद विशाल शक्ति अंतर को भली भांति समझता था। इसके अतिरिक्त मास्टर ई के पुनरुत्थान के लिए उसे अभी तक कोई उपयुक्त फिजिकल बॉडी नहीं मिला था। बदले की आग चाहे जितनी भी तेज हो, वर्षों से जमा हुआ यह ऋण अभी थोड़ा और टल सकता था। नदी के किनारे उसकी भेंट डिंग जियू और युवान रोंग से हुई। दोनों किशोर स्वभाव से एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। डिंग जियू का स्वभाव उग्र और बच्चे जैसा था, जबकि युवान रोंग शांत, परिपक्व और चतुर था। वह जानता था कि वह सीधे टकराव में डिंग जियू का सामना नहीं कर सकता, इसलिए जियोयान के आने से पहले वह मीठी बातों और चालाक शब्दों से स्थिति को संभाले हुआ था। लेकिन जैसे ही जियोयान पहुंचा, युवान रोंग ने बिना देर किए अपनी सारी शिकायतें जियोयान के सामने उगल दी। स्वयं को पीड़ित और डिंग जियू को खलनायक सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोनों को अलग करने के बाद जियोयान का दृष्टिकोण युवान रोग के प्रति बदल गया। बाकी बातों को एक ओर रखते हुए केवल यही तथ्य पर्याप्त थी कि उसी ने 10 स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन का सुराग लगाया था और उसी संयोग के कारण जियोयान की मुलाकात मेडिसिन एम्परर से हो सकी। यह बात युवान रोंग की अपरंपरागत प्रतिभा को और भी उजागर करती है। अब झोंगटियान डायनेस्टी में रुकने का कोई कारण नहीं बचा था। भविष्य में उसकी भेंट थर्ड प्रिंस चू दायू और नी जुआन कॉन्ग से अवश्य होगी, लेकिन अभी नहीं। जैसा कि एंशिएंट एम्परर ने कहा था, सिल्टन रीजन की वास्तविक शक्ति अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई थी। जब वह शक्ति अपने चरम पर पहुंचेगी, तभी इस भूमि में लौटना सबसे उपयुक्त होगा। झोंगटियान डायनेस्टी से निकलने के बाद वे एक बार फिर तायांग माउंटेन के पास से गुजरे। पर्वत भव्य गरिमा में खड़ा था, मानव सेंट्रल रीजन का समस्त सौभाग्य उसी में समाया हो। प्रातःकालीन गुलाबी प्रकाश में नहाया आकाश इसे किसी होली हेवनली माउंटेन जैसा बना रहा था। उसकी तलहटी पर खड़े होकर देखने मात्र से ही हृदय में विस्मय उत्पन्न हो जाता था। जियोयान एंशिएंट एम्परर से भेंट करने नहीं गया। उसकी वर्तमान शक्ति अभी इतनी नहीं थी कि वह बैठकर दाव पर चर्चा कर सके। उस दिन कहे गए शब्द आज भी उसके कानों में एक विशाल घंटी की तरह गूंज रहे थे। उसने मन ही मन उन 5 ईयर डेडलाइन को गहराई से अंकित कर लिया। डिंग जियू
प्रसन्नता से टाइयांग माउंटेन की ओर बढ़ गया। जियोयान के उकसावे के बाद युआन रोंग ने गंभीर मुंह बनाए रखा और आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे पीछे चलता रहा। उसे ताइयांग माउंटेन में प्रवेश करने का कोई खास इरादा नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन साफ बता रहे थे कि वहां कितने भयानक एंशियंट बीस्ट निवास करते हैं। डिंग यू को विदा करने के बाद जियोयान के होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। वह अब कुछ समझने लगा था। संभवतः डिंग यू का उसके साथ झोंगटियान डायनेस्टी आना स्वयं एंशियंट टेम्परर की मौन अनुमति से हुआ था। उद्देश्य क्या था यह अभी भी अज्ञात था। फॉर्मेशन डोमेन के भीतर डिंग चेंगयुआन ने युआन रोंग पर एक दृष्टि डाली और लापरवाही से जियोयान के हाथ से 10 स्ट्रेटेजीज फॉर्मेशन उठा ली। जियोयान कुछ कहने ही वाला था कि युआन रोंग ने गंभीर स्वर में स्वयं को प्रस्तुत किया। मास्टर डिंग के प्रति सम्मान और झोंगटियान डायनेस्टी के बेलिंग पास में घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए उसके शब्द इतने स्वाभाविक और सुव्यवस्थित थे कि जियोयान भी क्षण भर के लिए दंग रह गया। यह बालक सचमुच असाधारण रूप से चतुर था। डिंग चेंगयुआन पहले चौंका, फिर मुस्कुरा उठा। फॉर्मेशन को देखते हुए उसने संतोष से कहा कि इसे प्राप्त करने में समय तो लगा, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था। जब जियोयान ने किंग लुओ हाल और फॉर्मेशन के पीछे छिपे रहस्य का उल्लेख किया तो डिंग चेंगयुआन पहले से ही उसके प्रश्न के लिए तैयार प्रतीत हुआ। जियोयान ने स्पिरिट गैदरिंग एरे खोल दी। भीतर मेडिसिन एम्परर की हार्ट फायर स्पिरिट उन्मत्त हो चुकी थी और यदि मून हेमन ब्रश की पवित्र आभा उसे दबा न रही होती तो वह कब की बाहर निकल चुकी थी। डेंग चेंगयुआन ने सब कुछ समझ लिया। उसने हेवन एंड अर्थ लाज को सक्रिय किया और एक भव्य एंशिएंट ग्रैंड फॉर्मेशन आकार लेने लगी। उसके केंद्र में मून हेमन ब्रश जैसी ही एक होली ऑरा उत्पन्न हुई। उसने मेडिसिन एम्परर को वहीं छोड़ने का निश्चय किया, सम्मान और कर्तव्य दोनों के कारण। इसके बाद डिंग चेंगयुआन ने जियोयान को बारबेरियन रीजन के प्रति सावधान किया। 4 बारबेरियन किंग्स, बारबेरियन गॉड आइज और वहां छिपे असंख्य रहस्य। सब कुछ सुनकर जियोयान समझ गया कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा। फिर भी उसने केवल एक बात सोची, यदि यह रास्ता कठिन है तो उसे पार करना ही होगा और अगर रास्ते में कोई बाधा बनी तो उसे एक एक करके कुचल दिया जाएगा। बारबेरियन डोमेन अन्य डोमेन्स से पूर्णतः भिन्न था। वहां न केवल भूमि और प्राणी शक्ति का स्वरूप अलग था बल्कि साधना की पद्धतियां भी सामान्य मानकों से परे थी। उस क्षेत्र की किसी भी वस्तु को पारंपरिक नियमों से परखा नहीं जा सकता था। यही कारण था कि प्रस्थान से पूर्व डिंग चेंगयुआन ने जियोयान को अत्यंत गंभीर स्वर में चेतावनी दी थी। बारबेरियन डोमेन में प्रवेश करना स्वयं अराजकता में कदम रखने के समान था। 10 स्ट्रेटेजीज फॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद डिंग चेंगयुआन जियोयान के भीतर छिपे दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से देख चुका था। प्रारंभिक संकोच को त्यागते हुए उसने उस युवक को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि हृदय से निकली सलाह दी, क्योंकि यह यात्रा साधारण नहीं थी। युआन रोंग ने इस मार्ग पर जियोयान का साथ नहीं चुना। उसने विनम्र लेकिन चतुर शब्दों में यह व्यक्त किया कि लुओकांग डायनेस्टी की फॉर्मेशन वर्ड असीम है और मास्टर डिंग जैसे फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर के सानिध्य में रहकर स्वयं को निखारना उसके लिए कहीं अधिक उपयुक्त होगा। जियोयान ने उन शब्दों को हल्के से अनसुना कर दिया। बारबेरियन रीजन की यात्रा स्वयं अनिश्चितताओं से भरी थी। युआन रोंग की बुद्धि सहायक हो सकती थी, लेकिन उससे उपजने वाली जटिलताएं भी कम नहीं थी। इस मार्ग पर अकेले चलना ही बहुत सुरक्षित था। मेडिसिन एम्परर और डिंग चेंगयुआन द्वारा निर्मित ग्रैंड एशियंट फॉर्मेशन के भीतर सुरक्षित था, जहां उसे एंसेस्टर ड्रैगन सील की पवित्र आभा पोषित कर रही थी। इस संसार में यदि कोई स्थान था जहां जियोयान पूर्णतः निश्चितता महसूस करता था तो वही था। कुछ समय फॉर्मेशन डोमेन में ठहरने के बाद जियोयान ने बिना विलंब किए वहां से प्रस्थान किया। सेवेज डोमेन तक पहुंचने के लिए उसे सेंट्रल रीजन से होते हुए स्टार डोमेन और फॉरेस्ट डोमेन पार करने थे।
अपनी वर्तमान क्षमता में, यहाँ तक कि जिंगसी जुए की सहायता से भी यह कार्य लगभग असंभव था। किंवदंतियां कहती हैं कि जिंगसी जुए में पूर्ण प्रवीणता होने पर साधक एक क्षण में संपूर्ण विश्व पार कर सकता है, पर जियोयान उस स्तर से अभी बहुत दूर था। समस्या यही समाप्त नहीं होती थी। उसके शरीर पर अभी भी स्टार डोमेन गार्डियन मार्क अंकित था। यदि उसने सीधे स्टार डोमेन में प्रवेश किया तो गार्जियंस का ध्यान अवश्य आकर्षित होता, लेकिन डोमेन को टालने का अर्थ था अज्ञात मार्गों पर लंबा भटकाव और अन्य डोमेन्स के बारे में उसकी जानकारी अत्यंत सीमित थी। 2 दिनों की गहन दुविधा के बाद जियोयान ने निर्णय कर लिया, वह स्टार फील्ड पार करेगा। यदि गार्जियन ने उसे खोज लिया तो वह भाग निकलने में सक्षम था, शायद जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए वह जिंगसी जुए को और गहराई से समझ सके। बैटल डोमेन जियांगयू के प्रस्थान के बाद अनेक युद्धग्रस्त क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से शांत हो गए थे। जब वह उपस्थित था तो वह मानो युद्ध का अवतार था। जहां भी संघर्ष होता वहां उसका अस्तित्व अनिवार्य था। डेसोलेट सेक्ट के हजारों शिष्य उसके पीछे चलते थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकेले उसी ने बैटल डोमेन को अराजकता में डुबो दिया था। एक वीरान पर्वत श्रृंखला के मध्य घातक किलिंग और आकाश में फैल रही थी। उसी के भीतर एक विशाल संप्रदाय स्थित था, अपार संपदा और शक्ति से युक्त, मानो हेवन एंड अर्थ द्वारा संरक्षित हो। हजारों मील दूरी से भी उसके भीतर संचित शक्ति का आभास हो सकता था। डेसोलेट गेट बैटल डोमेन पर शासन करने वाला वह संप्रदाय सोल डेमंस का युग के बाद उभरा था। युद्ध के मैदान से उसने स्वयं को स्थापित किया और 8 बैरन लैंड्स पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त की। एक चट्टान के किनारे सन्नाटा टूटा। काले वस्त्र में लिपटी एक स्त्री प्रकट हुई। उसका सौंदर्य ठंडा और भावहीन था। उसने धूसर चोगा पहने वृद्ध की ओर देखा। एम्परर इन उसके सामने फैला हुआ संप्रदायों का समुद्र आकाश तक उठती आभाओं से भरा था। स्त्री ने शांत स्वर में सूचना दी, जियांगयू जा चुका है मिडिल रीजन की ओर। एम्परर की हंसी में उपहास छिपा था। उसके दुर्बल से दिखने वाले शरीर में विनाशकारी शक्ति छिपी थी, जिसे उन्होंने स्टार फील्ड से बचाया था, जिसे उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न देखा था। वह कृतज्ञ निकल गया। उसने जियांगयू की ओवरलॉर्ड बॉडी का उपहास किया। प्रतिभा होते हुए भी उसकी खामियां स्पष्ट थी, और यदि कोई बस में ना आए तो उसे मिटा दिया जाता है। स्टार फील्ड जैसे ही जियोयान ने स्टार फील्ड में कदम रखा, उसे तत्काल किसी की निगरानी का आभास हुआ। बेचैनी ने उसके मन को जकड़ लिया। एक ऊंचे पर्वत शिखर पर खड़े होकर उसने आकाश की ओर गर्जना की। स्टार डोमेन आर्टिलरी टेक्निक सक्रिय हुई और उसकी आभा सीधे स्वर्ग तक पहुंची। यदि गार्डियन उसे मारना चाहते तो वे कर सकते थे, लेकिन यदि निगरानी दोहराई गई तो वह उनकी नीच भूमि को नष्ट कर देगा। यह चेतावनी निरर्थक नहीं थी। स्टेलर स्काई स्टील और मून हेवन ब्रश दोनों आकाश से जुड़े थे। गार्जियंस खुलकर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेंगे, और वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जियोयान मुस्कुराया, अपनी आभा समेटी और फॉरेस्ट डोमेन की ओर बढ़ गया। फॉरेस्ट डोमेन लिंग तियानफू और लिंग कॉन्ग सिटी को वह पार कर सकता था, पर उस छोटे नगर के भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं कर सका। नगर के बाहर 4 कब्रें घास से ढकी खामोशी में खड़ी थी। लिन युनहाई, उसकी पुत्री कुनवेई और उसका पुत्र लंबे समय तक वहां खड़े रहकर जियोयान का हृदय भारी हो गया। कृतज्ञता, अपराध बोध और मौन शपथ सब एक साथ उमड़ पड़े, और तभी रोर हजारों मील दूर एक प्राचीन गर्जना गूंजी। धरती कांप उठी, मानो लाखों एंशियंट बीट्स एक साथ दौड़ पड़े हों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।